हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ। और आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी इस पूरी सीरीज़ में। और आपको जानने को मिलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो हैं CTET में और DSSSB में पूछे जाते हैं इसके ऊपर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि NCERT के द्वारा पब्लिश किया गया है। और अगर आपको इसकी PDF पूरी चाहिए, आप पढ़ना चाहते हैं, तो इसको NCERT की साइट से, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में ही अवेलेबल है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको और डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप मेरी वीडियोज़ को फॉलो करें, आपको ज़रूर पता चलेगा कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो आज ये पहला पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि क्यों NCF 2005 की ज़रूरत पड़ी और कौन कौन से ऐसे 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं NCF 2005 के, जिसमें एक तरह से सार है हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था का कि हमें किस तरह से अपने पाठ्य चर्चा को चलाना है, इसका पूरा सार मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ये NCF 2005 है। ये बेसिकली क्या हुआ था कि NCF अभी तक जो है 4 NCF जो हैं ऑलरेडी अभी तक पब्लिश हो चुके हैं। तो ये 4 कौन कौन से हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि NCF 1975 यानी कि 75 में सबसे पहले जो है NCF आया था। उसके बाद 1988 में आया, उसके बाद 2000 में आया और उसके बाद 2005 में आया। अगर मैं इन पहले दोनों की बात करूं तो देखिए, इसमें भी ध्यान तो रखा गया था, लेकिन जो है पहले जो है ट्रेडिशनल मेथड्स को ज़्यादा फॉलो किया जाता था, उन्हीं में ज़्यादा विश्वास किया जाता था, जो पारंपरिक शिक्षा के मेथड से, कि उसमें एक टीचर होगा, एक ब्लैक बोर्ड होगा, क्लास में कुछ बच्चे होंगे, टीचर इंस्ट्रक्शंस देगा और बच्चे जो हैं उसको सुनेंगे आराम से। तो उस समय की जो टीचिंग मेथडोलॉजीज थी, जो पेडागोजी थी, वो अपने आप में ही एक अलग तरह की पेडागोजी था, जो कि टीचर सेंटर्ड होती थी, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड होती थी, मतलब पाठ्य पुस्तक पर निर्भर करती थी, टीचर्स पर निर्भर करती थी। लेकिन जो ये आज की जो हमारी पाठ्यक्रम है या पाठ्य चर्चा है, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, वो चाइल्ड सेंटर्ड हो चुका है। मतलब इसमें केंद्र जो है वो बच्चा है हमारे लिए। मतलब हमें बच्चे को एक केंद्र में रखकर हमें उसके बारे में सोचना है कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो उसका इफेक्ट जो है बच्चे पर क्या पड़ता है, तो हमें ये देखना ज़रूरी है। तो NCF जो है रिवाइज होते रहे हैं, क्योंकि क्यों रिवाइज होते हैं, देखिए रिविजन क्यों होता है। टाइम टू टाइम किसी भी पॉलिसी पर या किसी भी डॉक्यूमेंट पर हमेशा रिविजन्स होते रहते हैं। वो इसीलिए कि अगर कोई नया चेंज आया है, या फिर पूरे अगर हम वर्ल्ड के सिनेरियो को देखें तो क्या शिक्षा व्यवस्था में चेंज आए हैं दूसरे देशों में, या फिर कितना चाइल्ड के बिहेवियर में, बच्चों को समय समय पर कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सब जब एक्सपीरियंस हमें मिलते रहते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हमें पता चलती हैं, तो धीरे धीरे डॉक्यूमेंट्स भी बदल जाते हैं। तो इसी तरह से NCF भी जो है वो 4 बार आ चुका है, यानी कि 75 में, 1975, 1988 और 2000 और 2005 में। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फोकस जो है वो NCF 2005 है। और ये बहुत अपने आप में बहुत ही वास्ट डॉक्यूमेंट है और लेटेस्ट है सबसे, इसलिए इसी से प्रश्न जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये सीरीज़ का पार्ट 1 है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो पूरी सीरीज़ आप फॉलो कीजिए, आपको पूरा NCF जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 1993 में एक रिपोर्ट आई थी यशपाल कमेटी की, जो थी शिक्षा बिना बोझ के, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें ये महसूस किया गया था कि शिक्षा जो है वो एक तरह का बोझ बन गई है। वो बोझ सिर्फ बस्ते का नहीं है या किताबों का नहीं है, वो बोझ है एक तरह से क्वांटिटेटिव एजुकेशन पर ध्यान दिया जा रहा है, क्वालिटेटिव एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप नॉलेज का बर्डन जो है बढ़ाए जा रहे हैं, आप किताबें बढ़ाए जा रहे हैं, बुक्स बढ़ाए जा रहे हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ाई की बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जो बच्चा है उसको क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। उसके क्या कारण है? उसके बहुत सारे कारण है कि वन वे कम्युनिकेशन फॉलो किया जाता रहा अब तक, जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड था कि टीचर बस बोलता था और बच्चा सिर्फ सुनता था। बच्चे को पैसिव लर्नर समझा जाता था कि हम जो कहेंगे बच्चे को, बच्चा वही मान लेगा और वही सुन लेगा, वही समझ लेगा, उसके कोई अपने भाव या विचार नहीं होते हैं। उस साथ ही साथ क्या होता था कि डंडे की मार ज़्यादा थी। मतलब मैं कहूँ तो टीचर जो है वो फिजिकल पनिशमेंट जो होती है वो दी जाती थी बच्चों को। लेकिन आज के टाइम में आपको पता है कि कितने कानून बन गए हैं, सब बंद हो गया है। तो उस समय जो था, ये यशपाल कमेटी की रिपोर्ट ने ये संदर्भ दिया हमें कि जो है शिक्षा एक तरह का बोझ बनती जा रही है बच्चों के ऊपर, जिसका बोझ उठाए वो चले जा रहे हैं स्कूल। हालांकि ये नहीं पता है कि उस शिक्षा से एक्चुअल में बच्चे को क्या ग्रहण हो रहा है, क्या उसको सच में क्वालिटेटिव एजुकेशन मिल रही है। उसको उस क्लास की 4 दीवारी में कैद किया जा रहा है और उसके बाहर के जीवन के, उसके रियल लाइफ एक्सपीरियंस को बिल्कुल दबा
दिया जा रहा है, उनसे कोई भी लिंक इसका नहीं किया जा रहा है। तो ये यशपाल कमेटी ने इस पर बहुत सारी चीज़ें दी थी। खैर उसके बारे में हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यशपाल कमेटी की जो रिपोर्ट थी शिक्षा बिना बोझ के, उसके ऊपर फोकस किया गया और एनसीएफ जो 2000 है, यानी कि जो एनसीएफ 2000 है, इसके बारे में सोचा गया कि इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। अगर हम 1993 की यशपाल कमेटी की लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट को देखें तो ये थी मेन फोकस। तो उसके बाद ये जितने भी एनसीएफ आए हैं ये हमारी एनपी यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 पर, देखिए नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में जो है यह प्रस्तावित किया गया था कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा को शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करने का एक साधन होना चाहिए। मतलब कि शिक्षा की एक राष्ट्रीय व्यवस्था होनी चाहिए और ये जो एनसीएफ है उसी पर फोकस होने चाहिए, ये कहा था एनपीई 1986 की रिपोर्ट में। और कौन से राष्ट्रीय व्यवस्था हमें विकसित करनी है, जो भारतीय संविधान में राष्ट्र निर्माण के दर्शन को अपनी आधार भूमि माने। मतलब हमारी प्रस्तावना में जो चीज़ें हैं, जैसे सोशल और न्याय की, समानता की, बंधुत्व की, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इनकलकेट होनी चाहिए हमारे करिकुलम में, कि बच्चा एक तरह से लाइफ को समझ पाए, वो अपने जीवन में जीने में जब वो जीवन जी रहा है तो वहाँ पर आने वाली प्रॉब्लम्स को वो सोल्व कर पाए अपनी इस एजुकेशन के माध्यम से। तो इसीलिए इस एनसीएफ में चेंज की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर एक और 1992 में कार्य योजना आई थी जिसको हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन बोलते हैं। उसने भी जो है पाठ्यक्रम में कहा कि उसमें लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए, क्वालिटेटिव तत्वों पर उसमें भी जोर दिया गया था। तो इस तरह से बहुत सारी रिपोर्ट जो हैं वो आती रही हैं। उसके बाद मैंने आपको भी बताया कि जो हमारे संविधान के जो बेसिक थिंग्स है, जैसे कि सामाजिक न्याय है, समानता है, तो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, उन पर आधारित कि धर्मनिरपेक्ष, समता मूलक और बहुलतावादी समाज के आदर्श से प्रेरणा लेते हुए ये दस्तावेज जो है शिक्षा के कुछ व्यापक उद्देश्य जो है वो चिन्हित करता है। तो इस तरह से एनसीएफ 2005 को है बहुत सारे प्रोफेसर जो हैं, पूरे स्कूल के टीचर्स हो गए या प्रिंसिपल्स हो गए, इन लोगों की बहुत बड़ी एनजीओज हैं, सब इन्वॉल्व हुए इस एनसीएफ को बनाने में और अलग अलग कमेटियां बनी। उसके बाद काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी चर्चा के माध्यम के बाद ये एनसीएफ 2005 जो है ये रिवाइज किया गया, यानी कि एनसीएफ 2000 को रिवाइज किया गया और एक नया एनसीएफ यानी कि 2005 लाया गया। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, आज की वीडियो में हम सिर्फ 5 चीज़ों के बारे में जानेंगे जो है 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005। तो हम उनको ही देखेंगे आज के वीडियो में। अगर आपको ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल समझ में आ गए तो आपको इस एनसीएफ का पूरा सार समझ में आ जाएगा। इनको आपको ध्यान से समझना है क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चंस जो हैं वो इन गाइडिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते ही आपको सोल्व करना है, चाहे वो आपकी सीडीपी की यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात हो या फिर ईवीएस पेडागोजी की या मैथ्स पेडागोजी की। पेडागोजी के क्वेश्चंस आपको मिलते ही रहेंगे और इन 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है मेनली उनका फोकस होता है पेडागोजी के क्वेश्चंस का। तो पूरे एनसीएफ का जो सार है वो इन 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स में है। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005। मैंने दोनों लैंग्वेज में इसको लिखा है ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को ये समझ में आ जाए। देखिए पहला है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड। दिस इज़ वेरी सिंपल। देखने में बहुत आपको सही लग रहा होगा कि हाँ बिल्कुल सही बोला है कि हमें ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है, यानी कि ज्ञान को स्कूल के बाहर से जीवन से जोड़ना है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए जब हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं कक्षा में या फिर हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, मैं मैथमेटिक्स का एग्जांपल लेती हूँ। जब आप मैथमेटिक्स क्लास में पढ़ाते हैं और आपने बच्चे को कहा कि 23 को 26 में प्लस कीजिए, तो जब आप ये स्टेटमेंट बोलते हैं तो क्या आपको लगता है कि आप बच्चे के बाहर के जीवन को कक्षा के साथ जोड़ रहे हैं? मुझे नहीं लगता और शायद आपको भी नहीं लगेगा। ये बिल्कुल नहीं है। एक तरह से अगर हम ये फर्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल की बात करें और हम सिंपल ऐसे एडिशन करने को बच्चों को बोलेंगे तो वो उसके बाहर के जीवन से उस कंसेप्ट को नहीं जोड़ रहा है। तो हमें करना क्या है? देखिए एनसीएफ कहता है कि हमें उसके बाहर की ज़िंदगी को, सपोज़ आपको बच्चे को ये समझाना है, सपोज़ देखो तुम्हारा दोस्त आया है, कोई एक्टिविटी करा दीजिए, आप 2 बच्चों के साथ करा दीजिए, पूरी क्लास के साथ करा दीजिए। 2 बच्चों को रोल दे दीजिए कि एक आपके लिए 26 रुपये की चॉकलेट लेके आया है, एक आपके लिए 23 रुपये की चॉकलेट लेके आया है, या कुछ और भी हो सकता है। तो आप बताओ कि आपने कौन सी चॉकलेट महंगी है, और दोनों के अगर मूल्य को हम जोड़ेंगे तो दोनों ने मिलकर आपको कितने रुपए की चॉकलेट दी। तो इस तरह से जो है
क्योंकि आपको पता है कि चॉकलेट हो गया या फिर आप बॉल हो गया, कोई खिलौना हो गया, ये बच्चों की ज़िंदगी से काफ़ी रिलेटेड है और उसके दोस्तों के साथ ही आप जब ये एक्टिविटी कराएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे की बाहरी जीवन को आप कक्षा में जोड़ रहे हैं। ऐसा मतलब नहीं है कि आप पूरे बाहर की ज़िंदगी को उठाकर आप क्लास में ले आएँ, ऐसा भी नहीं कहते हैं। ये कहते हैं कि जब आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं बच्चों को तो आप ये ध्यान रखिए कि उन कॉन्सेप्ट्स को लिंक करना ज़रूरी है बच्चे की रियल लाइफ से। जब तक वो अपने असली ज़िंदगी में उन चीज़ों का महत्व नहीं समझेगा तो वो कैसे करेगा। जैसे आप बच्चों से बात कर सकते हैं कि जब वो दुकान पे जाते हैं तो किस तरह से जमा करते हैं, किसी भी चीज़ का मूल्य चुकाते हैं। आपने सपोज बच्चा 2 चीज़ें खरीद रहा है तो आप किस तरह से एडिशन करते हो, तो बच्चे आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बताएंगे एडिशन की, कि वो किस किस तरह से एडिशन करते हैं, वो किस किस तरह से घटाकर दुकानदार को पैसे देते हैं या फिर दुकानदार कैसे उनको बाकी बचे हुए पैसे वापस देता है। तो इस तरह से आप बाहर के ज्ञान को जो है कक्षा में जोड़ रहे हैं बच्चों के साथ। तो यही है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड। तो इस तरह से ये पैसिव लर्निंग नहीं रहेगी और इसमें बच्चा जो है वो एक्टिव रहेगा, वो एक्टिव लर्नर होगा और उसको इंटरेस्ट भी आएगा। देखिए जैसे ही आप बच्चे की रियल लाइफ के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो बच्चा जो है वो इंटरेस्ट लेता है। तो यही है फर्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल की कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड। जो भी आप बच्चे को ज्ञान दे रहे हैं उसको बाहर के जीवन से जोड़िए, उसके स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़िए। स्कूल की बाउंड्रीज को आप हटा दीजिए और बच्चे की लिए कोई बाउंड्री मत छोड़िए। बच्चे को जितना ज्ञान वो अपनी तरफ से दे सकता है, सीख सकता है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सीख सकता है, तो उसको वो ज्ञान लेने दीजिए। सेकेंड इज ensuring that learning is shifted away from rote memorization। देखिए रोट मेमोराइजेशन क्या होता है, अगर सिंपल भाषा में कहें तो रट्टाफिकेशन, जो कि आपको पता है कि ट्रेडिशनल टीचिंग जो है इसी पर बेस्ड है सारी। साइंस के फैक्ट्स रट लीजिए, टेबल्स रट लीजिए, ये फॉर्मूला रट लीजिए, वो रट लीजिए, लेकिन समझिए मत। तो ये रट्टाफिकेशन जो है ये सिर्फ बच्चे को सिखाया ही नहीं जाता बल्कि उसके दिमाग में इसको पूरी जड़ से इसको बिल्कुल इस चीज़ को भी रटा दिया जाता है कि आपको रट्टा ही मारना है तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे। चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स हो, सब रट्टाफिकेशन पर अपना ध्यान केंद्रित करने लग जाते हैं कि अच्छे नंबर लाने हैं तो आप रटो, चीज़ों को रटो। तो ये जो चीज़ है NCF 2005 कहता है कि आपको ये चीज़ जो है इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। रोड मेमोराइजेशन से कंसेप्ट जो है वो क्लियर कभी नहीं होते हैं। आप अपना एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप सीटेट की या DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप सिर्फ NCF को रट लेंगे बाय हार्ट, सोचा कि आपने लाइन टू लाइन रट लिया है, लेकिन अगर आपने उसके इन जो उसका छुपा हुआ कंसेप्ट है उस हर एक लाइन के पीछे अगर आपने वो नहीं समझा तो आप क्वेश्चंस नहीं सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आएगा कि NCF ने ये कहा है, ये कहा है, ये कहा है तो इसको बताइए। जब आप पेडागोजी के क्वेश्चंस देखते हैं, चाहे CDP में देखते हैं, चाहे आप EVS में देखते हैं या फिर आप मैथमेटिक्स में देखते हैं, उसमें अगर आपने इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यही कहते हैं कि कंसेप्ट डेवलपमेंट पे ध्यान दो, रोट मेमोराइजेशन पे नहीं ध्यान देना है। बच्चे को तरह तरह के तरीके से सिखाओ, एक्टिविटी से सिखाओ, उसको प्लेवे मेथड से सिखाओ, उसको कुछ प्रोजेक्ट मेथड से सिखाओ, प्रॉब्लम सॉल्विंग से सिखाओ, लेकिन उसको कंसेप्ट क्लियर कराना ज़रूरी है। तो हमारी जो लर्निंग होती है वो कंसेप्ट बेस्ड होनी चाहिए, ना कि रोट मेमोराइजेशन पर। पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है, ये NCF कहता है। NCF ने पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी है टीचर्स को, स्कूल्स को, कि वो अपनी तरह से अपना करिकुलम जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, कि वो कौन कौन से एक्सपीरियंस बच्चों को देना चाहते हैं। ये सब NCF ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है। अब टीचर को खुद क्रिएटिव होना है, इनोवेटिव होना है और सोचना है कि वो किस तरह से बच्चे को रोट मेमोराइजेशन ना करा के कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। हम साइंस में लेते हैं या फिर हम सोशल साइंस में लेते हैं, अगर आपको डेमोक्रेसी सिखानी है बच्चे को तो बस ये कह दिया जनता का शासन होता है, तो इससे बात नहीं बनेगी। आप डेमोक्रेसी की एक्टिविटी करा सकते हैं, आप अपने आप को एक डेमोक्रेटिक लीडर दिखा सकते हैं कक्षा में, बच्चों को एक डेमोक्रेसी शो कर सकते हैं क्लास में कि हम कैसे अपनी क्लास को डेमोक्रेटिक रखेंगे। तो इस तरह से आप उसको एक्सपीरियंस देंगे जिससे वो कंसेप्ट को क्लियर कर पाए, ना कि रटवाने से। तो ये जो रोट मेमोराइजेशन है इसको बिल्कुल नकार देता है NCF 2005। तो ये बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच से हटकर हमारा ध्यान होना चाहिए कंसेप्ट बिल्डिंग पर, ना कि रोट मेमोराइजेशन पर। नेक्स्ट प्रिंसिपल अगर हम देखें तो एनरिचिंग द करिकुलम टू प्रोवाइड द ओवरऑल डेवलपमेंट, फोकस ऑन दिस वर्ड, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन रेदर देन रिमेन टेक्स्ट बुक सेंट्रिक। अब देखिए टेक्स्ट बुक की प्रधानता बहुत देखी जाती है, कक्षा में हो चाहे आप किसी भी कक्षा में जाएं, तो आप ये देख लीजिए बच्चा जो है अपनी टेक्स्ट बुक पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। टेक्स्ट बुक पढ़ लेंगे तो सारा हो जाएगा। टीचर भी टेक्स्ट बुक पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, बस सिलेबस कराना है, किसी तरह से रिविजन करानी है उसके बाद और हो जाएगा काम। लेकिन क्या हमारा ध्यान कभी भी ओवरऑल डेवलपमेंट पर जाता है बच्चे के?
तो इसका जवाब मैं कहूँगी कि मोस्टली ना, हमारा ध्यान सिर्फ टेक्स्ट बुक सेंट्रिक होकर रह गया है। मतलब टेक्स्ट बुक की इतनी प्रधानता हो गई है कि हमने बच्चे के एक्सपीरियंसेस को उस पर बिल्कुल नकार दिया है। तो पाठ्य चर्चा का इस तरह संवर्धन की वह बच्चों को चहुमुखी विकास, मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट हो बच्चे का, कि अवसर मुहैया करवाए, बजाय इसके कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए, रह जाए। तो क्या होता है कि बच्चे जो हैं, जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है, कई बार क्या होता है कि बच्चा कोई क्वेश्चन बाहर से पूछ लेता है, तो कई बार टीचर कह देती है कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको जानना ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ कि बच्चे को हर चीज़ जाननी ज़रूरी है। जो उसके मन में जो क्वेश्चंस उठे हैं उनको हमें सुलझाना ही होगा, टीचर को ज़रूर सुलझाना होगा। आप टेक्स्ट बुक की दुनिया से बच्चों को हमें बाहर लेकर जाना ही पड़ेगा। जब तक हम टेक्स्ट बुक पर सेंट्रिक रहेंगे तो बच्चा जो है कंसेप्ट्स को क्लियर नहीं कर पाएगा और उसकी समझ जो है वो बिल्कुल नहीं बनेगी। साथ ही साथ ये टेक्स्ट बुक की जो शिक्षा है, एक तरह से उबाऊ बन जाती है बच्चों के लिए, कि वही उनको पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर रिवीजन करना है, वही क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं उन्हीं को रटना है, उन्हीं को एग्जाम में लिखना है। ये सोच जो है हमें बिल्कुल इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, इस सोच पर, और हमें इससे आगे बढ़ना है। ये बेसिकली आप देखिए वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस वाला जो था वही इसमें वापस आ जाता है, वो पॉइंट कि टेक्स्ट बुक सेंट्रिक जब तक रहेगा तो बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। बच्चे की खेल कूद के पर भी हमें ध्यान देना है, बच्चे के सोशल डेवलपमेंट पे भी हमें ध्यान देना है, उसके फिजिकल डेवलपमेंट में भी, उसके मेंटल इमोशनल डेवलपमेंट में भी हमें ध्यान देना है। अगर हम सिर्फ टेक्स्ट बुक पर फोकस रहेंगे तो ये बहुत ही मैकेनिकल हो जाएगा। अगर हम रियल लाइफ में आएँ तो बच्चे को हर तरह की ज़रूरत होती है, उसे मॉरल सपोर्ट की, इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो बच्चे की ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए हमें टेक्स्ट बुक से हटना होगा। टेक्स्ट बुक तो एक गाइडिंग हमारे पास रिसोर्स है ही, साथ ही साथ हमें एक्सपीरियंसेस को, एक्टिविटीज़ को और उन चीज़ों को क्लासरूम में शामिल करना होगा जो बच्चे को एक हेल्दी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है उसको प्रोवाइड करें। उसको एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है जो उसको नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करे। देखिए एनसीएफ जो है वो बेस्ड ही कंस्ट्रक्टिविज्म पर है। अगर आपने पियाजे और वाइगोत्स्की को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है। जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो यही कहता है कि बच्चा एक एक्टिव लर्नर है और वो अपनी नॉलेज जो है वो खुद कंस्ट्रक्ट करता है। उसे कोई भी सब चीज़ें रटवा नहीं सकता, बच्चा अपने आप करेगा तभी वो सबसे अच्छे से समझेगा और वो खुद अपने ज्ञान को जो है अर्जित करता हुआ चला जाता है कंस्ट्रक्ट करके। चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड इनटू क्लासरूम लाइफ। देखिए अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें तो ये बहुत ही रिजिड सिस्टम है एग्जामिनेशन का। अभी तो काफ़ी चेंज हुआ, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट जब आया, सीसी जब आया तब तो काफ़ी चेंज हुआ, लेकिन उससे पहले ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम था सिर्फ ये पेपर पेन बेस्ड था। मतलब आपको सिर्फ लिखना है पेपर में। मुझे याद है जब हम पढ़ाई करते थे, जब मैं 12th में थी या 10th में थी, तब कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी। उस टाइम पे बस यही था कि आपके सामने 100 नंबर का एक पेपर आएगा जो आपको पूरा 3 घंटे का पेपर है, आपको लिखना है, पेन पेपर टेस्ट है। कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, ना एसएसटी में, ना साइंस में, किसी चीज़ में नहीं। तो इस तरह से एग्जामिनेशन सिस्टम को हमें फ्लेक्सिबल बनाना होगा। उसमें बच्चों की और क्रियाओं को शामिल करना होगा। बच्चे की सिर्फ एकेडमिक पर फोकस ना करके हमें उसके ऑल ओवर डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा। उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जितने भी होती है, वो खेल में कैसा है, वो डिसिप्लिन उसका कैसा है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, या फिर उसका कोऑपरेटिव स्किल्स हैं या कोलैबोरेटिव स्किल्स हैं वो उसकी कैसी हैं। तो हमें इन सारी चीज़ पर फोकस करना होगा और एग्जामिनेशन को सिर्फ पेन पेपर टेस्ट बेसिस नहीं बल्कि इसको एक्टिविटी बेस्ड बनाना होगा। आपने देखा होगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, सब्जेक्ट एनरिचमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम तरह तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को कराते हैं, जिसमें रोल प्ले हो गया, या फिर आप प्रोजेक्ट दे देते हैं बच्चों को, या फिर आपने कोई असाइनमेंट दे दिया बच्चे को। तो देखिए बच्चे इसमें अपनी क्रिएटिव साइड आपको दिखाएंगे, वो अपनी क्रिएटिव साइड से दिखाएंगे कि वो कितना दूर तक सोच सकते हैं, कितना वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। रोल प्ले से बच्चे अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको दिखाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि क्या इन चीज़ों के नंबर भी बच्चे को मिलनी चाहिए? तो सिर्फ पेन पेपर टेस्ट ना होकर एग्जामिनेशन को हमें फ्लेक्सिबिलिटी देनी होगी और हमें उस सिस्टम को सुधारना चाहिए और इसे क्लासरूम लाइफ में इन्वॉल्व करना है। जैसा मैंने बताया कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ बच्चों को दीजिए और उससे उसका असेसमेंट कीजिए। अगर आप उससे असेसमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा बहुत कुछ जान गया है। ये जो एग्जामिनेशन होता है ये बेसिकली पेन पेपर टेस्ट तो रोट मेमोराइजेशन पर मैं कहूँगी मोस्टली ये रोट मेमोराइजेशन पर बेस्ड होता है। तो ये बच्चे की क्रिएटिव साइड दिखाने में हमें कुछ भी हेल्प नहीं करता है। तो बच्चे की क्रिएटिव साइड को उभारने के लिए हमें इसको फ्लेक्सिबल बनाना होगा अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005।
अब लास्ट प्रिंसिपल देखते हैं, नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं आपका ध्यान प्रियम्बल की तरफ लेके जाऊंगी। कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है, संविधान की, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, अगर आप उसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा संविधान का जो निचोड़ है वो समझ में आ जाएगा। हमारा संविधान बेस्ड है बंधुत्व के ऊपर, सामाजिक आर्थिक न्याय के ऊपर, साथ ही साथ स्वतंत्रता के ऊपर, यानी कि आपको अपनी लाइफ जो है कैसे जीनी है, एक तरह से हमारा संविधान हमें बताता है। हमारे कर्तव्यों से हमें अवगत कराता है, हमारे अधिकारों से हमें अवगत कराता है, ताकि हम एक अच्छे सिटीजन बन सके, एक अच्छे नागरिक बन सके अपने देश के। तो कहीं ना कहीं जो हमारा करिकुलम है, जो स्कूल है, स्कूल एक मिनी सोसाइटी है, तो इस मिनी सोसाइटी में जो है बच्चों को वो शिक्षा देनी चाहिए जो उसके राष्ट्र के निर्माण में उसको हेल्प करे, उसके चरित्र का निर्माण करे, बच्चे के चरित्र का निर्माण करे। तो हमें यही करना है कि प्रजातांत्रिक वैल्यूज़ जो है बच्चे के अंदर हमें डेवलप करनी है। जो डेमोक्रेटिक हमारी जो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं हमारी, जैसे समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, न्याय होगा, ये सब हमें बच्चे के अंदर विकसित करनी है, नर्चर करना है हमको। इस तरह की आइडेंटिटी, अधिभावी पहचान का उनमें विकास करना है, जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं भी समाहित हो। बच्चे जागरूक होने चाहिए अपने देश के संविधान के प्रति, अपने देश की जो भावनाएं होती हैं, राष्ट्र की भावनाएं होती हैं, या फिर एक दूसरे का सम्मान करने की, अपने देश के सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करने की, अपने देश की जो संस्कृति है उसको समझने की, उसकी उन परंपराओं को समझने की। तो बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें हमें डेवलप करनी ज़रूरी है। अगर आपने शिक्षा बच्चे को दे दी, लेकिन बच्चा अगर उस शिक्षा का अपने रियल लाइफ में यूज़ ही नहीं कर पाया, तो वो बच्चा जो है उसकी एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक ज्ञान को आप अपने वास्तविक जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं तो उस ज्ञान का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो एनसीएफ यही कहता है कि बच्चों में वो चीज़, हमें लाइफ स्किल्स जो है वो हमें डेवलप करनी पड़ेगी, वो सोशल स्किल्स हमें डेवलप करनी पड़ेगी जो उसको अपने वास्तविक जीवन में डील करना सिखाए प्रॉब्लम से, और राष्ट्र के जो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है वो उनको समझे और उनको मेंटेन करे। तो ये है 5वां प्रिंसिपल एनसीएफ 2005 का। अगर आपने इन 5 प्रिंसिपल्स पर ध्यान दिया और इनको अच्छे से समझ लिया, तो गाइज मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप पेडागोजी के क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और पेडागोजी में 15 में से कम 13 या 12 नंबर तो आपके कोई नहीं छीन सकता, अगर आपने इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स को समझ लिया तो एनसीएफ के। साथ ही साथ ये एनसीएफ मैं आपको पूरा कराऊंगी, जिसमें काफ़ी चीज़ें हैं कि लैंग्वेज में हमें कैसे डील करना है, मैथमेटिक्स में हमें कैसे डील करना है, सारी चीज़ें एनसीएफ की जो है, इसके जो गाइडलाइन प्रिंसिपल्स हैं उनके और डिटेल में हम जानेंगे अगले वीडियोज़ में। तो इस सीरीज़ के साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन ज़रूर हुआ है, लेकिन वो होगा ज़रूर, और हर 6 महीने में होता है। ये तो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये ऐसा हुआ है कि नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपको सीटेट तो पास करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप हरियाणा सरकार से हैं, तो हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा राज्य से हैं, तो आपको एचटेट पास करना पड़ेगा। और ये सभी चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ जब आप आगे एग्जाम्स देंगे डीएसएसबी का या केवीएस का, आप देखेंगे वहाँ भी आपको इसके प्रश्न जो है ज़रूर मिलेंगे। तो आगे आने वाली सीरीज़ में मैं अब तक आए हुए एनसीएफ के क्वेश्चंस पर भी डिस्कशन ज़रूर करूँगी। तो बने रहिए इस सीरीज़ के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।